Income from other sources. Any income which is taxable under the Income Tax Act but does not come under first four heads of income comes under this head. इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरीज, इसी में रिटायरमेंट भी आ जाता है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और फोर्थ हेड होता है कैपिटल गेन्स, और फिफ्थ होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. जो इन चारों हेडिंग में नहीं आता है जो भी इनकम, वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल होंगे. फर्स्ट पॉइंट पे है इंटरेस्ट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, और भी होता है, और कुछ एग्जेम्पशन भी होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. इनकम ऑफ टेनेंट फ्रॉम सब लेटिंग द होल और अ पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. भाई जब कोई हाउस रेंट पे देता है एक ओनर, तो फिर वो चला जाता है हाउस प्रॉपर्टी में. लेकिन जब कोई एक टेनेंट यानी कि जो किराएदार है वो जिस घर में रह रहा है, उस घर का पूरा पोर्शन या कुछ पोर्शन किसी और को देता है, वो एक किराएदार अगर किसी और को रहने के लिए देता है तो वो हो जाएगा सबलेट, और वो आ जाएगा अदर सोर्सेज में. डिविडेंड. ऑल डिविडेंड्स आर टैक्सेबल. Earlier, dividend from domestic company was exempt, but now all dividends are taxable whether it is foreign or domestic. इससे पहले वाले असेसमेंट ईयर तक डोमेस्टिक कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलता था वो एग्जेम्प्ट होता था. लेकिन अब जो हमारा असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है 22-23, इसमें हम जो भी लेंगे, जैसे हम इसमें प्रीवियस ईयर हमारा 21-22 है, तो यहाँ से अब डिविडेंड कोई भी हो, डोमेस्टिक कंपनी का हो, फॉरेन कंपनी का हो, डीम डिविडेंड हो, इंटरिम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, सब कुछ टैक्सेबल होगा. उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ, और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाट्सोएवर. मतलब कि कोई लॉटरी से जो इनकम आ गई, क्रॉसवर्ड पजल से आ गई, रेस से आ गई, हॉर्स रेस हो गया, कार्ड गेम हो गया, जिससे भी इनकम आता है वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. उसके बाद है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी. रॉयल्टी क्या होता है? पेमेंट मेड टू एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर ऑन गोइंग यूज़ ऑफ देयर एसेट. जैसे कोई अपना एसेट या कोई बिल्डिंग या कोई पेटेंट किसी को देता है इस्तेमाल करने के लिए, और उससे कुछ मनी चार्ज करता है, तो वो आ जाता है, और उससे कुछ रॉयल्टी लेता है, मतलब पैसे लेता है, तो इनकम फ्रॉम रॉयल्टी भी आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. उसके बाद डायरेक्टर फ़ी. डायरेक्टर का सैलरी तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, लेकिन डायरेक्टर फ़ी आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर कि इंडिया में वो लैंड सिचुएटेड है और वहाँ से कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है, तो फिर एग्जेम्प्ट होता है. इनकम टैक्स एक्ट में उसको एग्जेम्प्ट मानते हैं. लेकिन अगर वो लैंड इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में है, तो फिर एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा. केवल आउटसाइड इंडिया में अगर वो सिचुएटेड है, तो इंडिया में है तो एग्जेम्प्ट. सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलए और एमएलसी. एमपी, एमएलए और एमएलसी, इनकी जो सैलरी होते हैं ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. ये इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाता है. और जो डेली अलावेंस मिलता है एमपी को और एमएलए को, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो जो सैलरी होगा एमपी, एमएलए का, एमएलसी का, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा. और जो डेली अलावेंस मिलता है एमपी और एमएलए को, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा. रेंट ऑफ ट्रेडमार्क. कोई भी ट्रेडमार्क का अगर रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट मिल रहा है, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. उसके बाद रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ टीचर और अ लॉयर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क. कोई भी एग्जामिनेशन वर्क या कॉपी चेकिंग हो गया या कुछ भी, और उसके लिए कोई पैसा मिल रहा है टीचर को या लॉयर को, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल होगा. डायरेक्टर्स कमीशन फॉर गिविंग गारंटी टू द बैंक. किसी बैंक को अगर डायरेक्टर ने गारंटी दी है किसी चीज़ की, कोई भी, और उसमें
बैंक ने डायरेक्टर को कमीशन दिया है तो वो भी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, कोई भी नई कंपनी के शेयर को अंडर राइट करने के लिए डायरेक्टर को कमीशन मिलेगा तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। फिर फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन उसमें भी कुछ एग्जेम्पशन है। पहले हम वो फैमिली पेंशन देख लेते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो विडो हैं उनको पेंशन अगर मिल रहा है तो फिर ये फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। सेकेंड पॉइंट, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ गैलेंट्री अवॉर्डी, कोई भी गैलेंट्री अवॉर्डी विनर है और उनके परिवार को फैमिली पेंशन दिया जा रहा है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट में। फैमिली से मतलब है कि स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं और चिल्ड्रन जो हैं उन इंडिविजुअल के, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल पे डिपेंड होते हैं। थर्ड पॉइंट, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो और चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग paramilitary forces of the union where the death of such member occurred in the course of operational duties shall be exempt provided the prescribed conditions are satisfied। फैमिली पेंशन जो चिल्ड्रन को या विडो को मिलता है उन मेंबर्स के जो कि ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए हैं, या लिखा है ना आर्म फोर्सेज विद द डेथ ऑफ सच मेंबर अकर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटी, ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उन वो शहीद जब हो जाते हैं तो उनके परिवार को जो मिलता है और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। अब ये तो बात हो गई 3 पॉइंट जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। एक तो यूएनओ के जो एम्प्लॉय थे उनके परिवार को, दूसरा जो गैलेंट्री अवॉर्डी विनर हैं उनके फैमिली का, और तीसरा मिलिट्री फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को जो फैमिली पेंशन मिलेगा। अब फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो एंड हायर्स ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉयज़, तो जो जैसे किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन मिलता है और वो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, कुछ नहीं दिया होगा तो हम इसी में मानेंगे कि वो नॉर्मल है, तो उसमें पेंशन हम वो पहले लेते हैं और उसमें कुछ एग्जेम्पशन होता है। पहले आप वो फैमिली पेंशन जैसे फॉर एग्जांपल मिल रहा होगा 20,000 रुपीज़, तो आप क्या करोगे 20,000 लिख दोगे, उसके बाद 1/3 ऑफ पेंशन, जो 20,000 रुपीज़ पेंशन मिला उसका 1/3 या फिर 15,000, इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसको आप 15,000 में सॉरी जो भी पेंशन मिला होगा, जैसे यहाँ 20,000 मैंने माना था तो 20,000 में से लेस कर देंगे, उतना फैमिली पेंशन टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, जो फैमिली पेंशन मिल रहा है वो पहले आप लिख देना, उसमें से लेस करोगे इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा, 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव्ड और ₹15,000, दोनों में से जो भी लीस्ट होगा उसको आप लेस कर दोगे पेंशन में से और उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स में कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर और टैक्सी ड्राइवर नॉट बीइंग गिवन बाय हिज एम्प्लॉयर, जैसे कहीं भी होटल में कई लोग जाते हैं तो वो वेटर को वहाँ पे टिप दे देते हैं या टैक्सी ड्राइवर को, जो कि उनके एम्प्लॉयर नहीं देते हैं, वो इंसान अपनी खुशी से जैसे दे देता है टिप, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। फिर ग्राउंड रेंट, देखिए ऐसे तो घर से कोई भी रेंट आता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, लेकिन ग्राउंड रेंट से मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ओनर है बिल्डिंग के और वो बिल्डिंग जिस लैंड पे बनी है वो किसी दूसरे पर्सन की है, तो वो जो लैंड के ओनर हैं उनको ये पर मंथ या जैसे भी पर ईयर जो भी लीज के टर्म पे रेंट पे कर रहे होंगे वो हो जाता है ग्राउंड रेंट। कुछ इनकम और हैं जो कि आपको पेज नंबर 344 पे मिल जाएंगे इनकम टैक्स बुक की, SC मेहरोत्रा की बुक है ये, और बाकी जो भी इनकम यहाँ बच जाएगा वो हम क्वेश्चन करते हुए समझ जाएंगे। जैसे कि इनकम फ्रॉम मार्केट, फेरीज, फिशरीज से कोई भी इनकम आया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज
मतलब जिसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, जैसे कैश क्रेडिट्स विच आर अनएक्सप्लेन्ड, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब जिसको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अदर सोर्सेज में चला जाएगा। कि कहाँ से आया कुछ पता ही नहीं, अनएक्सप्लेन्ड मनी कहाँ से आया कुछ पता नहीं, तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन बैंक, मतलब कोई भी अनडिस्क्लोज सोर्स है जगह पता ही नहीं है कहाँ से इनकम आया, बस आया है इनकम इनके में, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज ओन कंट्रीब्यूशंस टू एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है उसने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो अपना कंट्रीब्यूशन किया था उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। इंश्योरेंस कमीशन नॉट चार्जेबल अंडर द हेड्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इंश्योरेंस कमीशन जो कि पीजीपीपी में नहीं आया होगा वो ले लेंगे हम। और ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर हु इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जैसे कि कोई डायरेक्टर है उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है किसी कंपनी से लेकिन वो उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। और आपका आ जाएगा अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग स्कीम 1987 ऑन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCA हैज़ बीन अलाउड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देयर ऑन, तो नेशनल सेविंग स्कीम में कोई भी डिपॉजिट है उससे जो विड्रॉन होगा वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। रिसिप्ट बाय क्रिकेटर्स सेलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया, क्रिकेटर्स जो हैं उनका क्या इनकम है, जैसे टेस्ट मैचेस इन इंडिया जो टेस्ट मैच खेले जाते हैं, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द प्लेयर्स फ्रॉम द क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इज टैक्सेबल आफ्टर अलाउिंग अ डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट equal to 75% of such receipt in respect of reasonable expenses incurred to earn such income, मतलब टेस्ट मैच खेलने के लिए जो पर प्लेयर को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जो पैसे मिलते हैं उसमें वो जो भी अमाउंट मिला है उसका 75% डिडक्ट होके जो 25% अमाउंट बचा, यानी कि बस 25% टैक्सेबल होता है, 75% डिडक्ट हो जाता है टेस्ट मैचेस के केस में सिर्फ। फिर अदर मैचेस इन इंडिया जनरली द इंटायर रिसिप्ट बाय द प्लेयर फ्रॉम द बोर्ड विल बी डीम्ड टू हैव बीन स्पेंट फॉर अर्निंग सच इनकम एंड हैंस नॉट टैक्सेबल, तो जो और कोई भी मैच इंडिया में खेला जाता है वो मान लिया जाएगा कि वो हैज़ बीन स्पेंट फॉर अर्निंग सच इनकम, मतलब कि स्पेंट हो चुका है पूरा इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। और जो मैच इंडिया के बाहर खेले जाते हैं मैचेस आउटसाइड इंडिया, अ प्लेयर विल बी अलाउड a deduction of 50% of the amount received for playing in foreign countries and the balance will be taxable, जो मैच इंडिया के बाहर खेला जा रहा होगा उस मैच में जो भी अमाउंट मिला उसका 50% डिडक्ट हो जाएगा और केवल 50% टैक्सेबल होगा, बोले ना बैलेंस विल बी टैक्सेबल 50% डिडक्ट करने के बाद, यानी कि 50% डिडक्टेबल हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और 50% पे टैक्स लग जाएगा। ये हमने पढ़ा कौन कौन से इनकम आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब है सेकेंड पॉइंट, अगर ये चार वर्ड आपको दिए होंगे तो आपको अमाउंट होगा उसको ग्रॉस अप करना होगा, जैसे नेट, रिसीव्ड, टैक्स फ्री, TDS, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज़, कोई भी सिक्योरिटीज़ हो या डिबेंचर हो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर इन तीनों में से कोई वर्ड, इन चारों में से कोई वर्ड नहीं है तो आप वो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो सीधे सीधे आप टैक्सेबल कर देना। लेकिन अगर वहाँ पे इन चारों में से कोई भी वर्ड होगा, जैसे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर या लिख देता इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नेट या टैक्स फ्री या TDS, तो आप जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 100/90 से और अब जो अमाउंट आएगा वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड करोगे। वैसे ही इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स, अगर लॉटरी से कोई विनिंग होती है, क्रॉसवर्ड पजल से कोई विनिंग होती है तो फिर और 10,000 से ज़्यादा की इनकम हो रही है और ये चार वर्ड आपको याद रखना है, तो फिर उसको भी आप TDS उसका काटोगे, तो विनिंग रिसीव जो भी अमाउंट आया होगा रिसीव में उसको इंटू 100/70 कर दोगे, जैसे लिखा हुआ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज नेट, तो आप विनिंग रिसीव इंटू 100/70, रिसीव टैक्स फ्री कोई भी वर्ड तो ऐसे कर दोगे। अब आ जाओगे आप 351 पेज पे। बस कुछ ही रूल हैं जो हर साल चेंज होते हैं, बाकी सब लगभग सेम होता है। ये 2021-22 जो हमारा असेसमेंट ईयर है, अभी असेसमेंट ईयर है हमारा 22-23, और जो प्रीवियस ईयर मतलब जिसका हम इंक्लूड करते हैं अपने इनकम में, उसका ये सारा रूल है।
इन केस ऑफ इंडिविजुअल, सबसे पहले आप सीधे आ जाओगे थर्ड पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो कोई भी इंटरेस्ट जो कि डिबेंचर पे आती है, लोकल अथॉरिटी से मिलने वाली या फिर किसी कंपनी से जो डिबेंचर है उस पे इंटरेस्ट मिला है, तो आप इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटू 100 डिवाइड बाई 90 कर दोगे। अगर वो चार वर्ड जो मैंने अभी बताया वो चार वर्ड लिखा है, जैसे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर या लिखा है इंटरेस्ट टैक्स फ्री या नेट वर्ड, ये चार वर्ड में से कोई भी वर्ड अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के साथ लगा हुआ है तो आप इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटू 100 डिवाइड बाई 90 कर दोगे। फिर आ जाएगा किसी इंटरेस्ट रिसीव ऑन अदर डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटी, तो भी और वो चार वर्ड इंक्लूड होंगे, तो इंटरेस्ट उन चार वर्ड में से कोई भी एक वर्ड होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटू 100 डिवाइड बाई 90। और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स के केस में जो भी विनिंग रिसीव हुई है उसको 100 डिवाइड बाई 70 कर दोगे, अगर नेट, टैक्स फ्री, टीडीएस और रिसीव्ड वर्ड इन चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड इंक्लूड होगा तो। अब उसके बाद आते हैं ये सेकंड के ए पॉइंट पे, इंटरेस्ट रिसीव ऑन सेविंग बॉन्ड इफ इंटरेस्ट एक्सीड्स ₹10,000। बॉन्ड सेविंग बॉन्ड जो होते हैं उन पे जो इंटरेस्ट मिले, लेकिन शर्त ये है कि बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए और तब वो चार वर्ड होंगे, तभी इंटरेस्ट रिसीव इंटू 100 डिवाइड बाई 90 करोगे। अगर 10,000 से कम है तो उसको ग्रॉस अप नहीं करना है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के आगे अगर टैक्स फ्री लगा हुआ है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये वर्ड ध्यान रखना, ये टैक्स फ्री अभी जो मैंने बताया था वो केवल जैसे डिबेंचर, लॉटरी, इन सब के लिए प्राइवेट, लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ टैक्स फ्री लगेगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ऐसे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लेस टैक्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सिर्फ लिखा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो उसको क्या करना है, बस क्रॉस अप नहीं करना है। रिसीव लगा हो ना लगा हो, नेट हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्रॉस अप नहीं करना है, जो अमाउंट दिया है वैसे ही लिख देना है। और अगर टैक्स फ्री साथ में लगा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तो एग्जेम्प्ट। अब इन सबको याद कैसे करना है, तो सबसे पहले सिंपली आप लॉटरी वाला याद कर लो, क्योंकि बाकी सबका सेम है। तो लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स के साथ अगर वो चार वर्ड लगा हुआ है, नेट, रिसीव्ड, टैक्स फ्री, टीडीएस, इन चार वर्ड में से कोई भी वर्ड आपको दिख रहा है तो विनिंग रिसीव्ड इंटू 100 डिवाइड बाई 70 कर देना। जैसे यहाँ इलस्ट्रेशन 6 में यहाँ लिखा हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज नेट रिसीव्ड 14,000, तो नेट वर्ड भी आ गया, रिसीव्ड वर्ड भी आ गया, तो इसमें नेट लिख दिया, इसका मतलब कि इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो देखिए 14,000 रुपीज़ था अमाउंट, तो 14,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 70 और 20,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में, तो बस ऐसे करना है इसको। तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, इन सब के केस में विनिंग रिसीव्ड इंटू 100 डिवाइड बाई 70 अगर वो चार वर्ड दिया है तो। अब सिक्योरिटीज़, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इन सब के केस में अगर नेट, रिसीव्ड, टैक्स फ्री, टीडीएस ये चार वर्ड दिया है तो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटू 100 डिवाइड बाई 90 करना है। और इन दोनों में कोई लिमिट नहीं है, और बॉन्ड में बस लिमिट है कि इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो वो ग्रॉस अप करना ही नहीं है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दिया हुआ है इंटरेस्ट वो सीधे सीधे लिख देना है। बस ये है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के आगे टैक्स फ्री लिखा हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कुछ इंटरेस्ट जो हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से, ऐसे तो बहुत सारे हैं, वो अभी हम बुक में 348 पेज पे दिया हुआ पढ़ लेंगे, लेकिन ये एक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये कई क्वेश्चन में है हमारे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट होगा 3,500 रुपीज़। अगर जॉइंट अकाउंट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स अकाउंट में तो फिर मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 7,000, ये आपको एकदम याद कर लेना है। जैसे कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट तो 3,500 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा जो भी है वो टैक्सेबल। लेकिन जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 तक जो भी है वो एग्जेम्प्ट, उससे ज़्यादा जो भी होगा जॉइंट अकाउंट के केस में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में एग्जेम्प्ट। देखिए पेज नंबर 348 पे दिया हुआ है वो सिक्योरिटीज़ जो एग्जेम्प्ट हैं। अभी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एग्जेम्प्ट। अगर लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा है तो उसको बिना क्रॉस अप किए वैसे ही लिख देना है।
और टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग सिक्योरिटीज बॉन्ड डिपॉजिट एटसेट्रा इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर ऑल एसएससी, मतलब जिनका भी हम इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे। 12 ईयर नेशनल सेविंग्स एन्युइटी सर्टिफिकेट्स फुल्ली एग्जेम्प्ट, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 फुल्ली एग्जेम्प्ट, स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स 1991 फुल्ली एग्जेम्प्ट, ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स 10 ईयर्स फुल्ली एग्जेम्प्ट, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट्स 5 years fully exempt, national plan certificates 10 years fully exempt, national plan saving certificate 12 years, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 12 years 7 years, ये सब फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं। इसको बस आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद 9 पॉइंट, ये अभी मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट लिखा है तो इंडिविजुअल अकाउंट में 3500 तक एग्जेम्पशन और जॉइंट अकाउंट है तो 7000 रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट। पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट अगर 15 साल तक का है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम गवर्न बाय गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट रूल 1968 फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम गवर्न बाय द पोस्ट ऑफिस, फिक्स्ड डिपॉजिट रूल्स 1968 फुल्ली एग्जेम्प्ट। स्पेशल डिपॉजिट स्कीम 1981 फुल्ली एग्जेम्प्ट। पब्लिक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस 5000 रुपीज़ तक फुल्ली एग्जेम्प्ट। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है 1999 का तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। बॉन्ड्स इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी एंड स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सब फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एग्जेम्प्ट रहेगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। एसएससी तक का बस यहीं तक का है 16 पॉइंट। फिर इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड डिवेंचर जो पब्लिक सेक्टर कंपनी का है, और डी इंटरेस्ट on securities held by the welfare commissioner of भोपाल गैस विक्टिम्स in the reserve bank, जो भोपाल गैस विक्टिम्स के वेलफेयर कमिश्नर हैं तो उसमें जो सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। और ये जो एक्सेप्शन लिखा हुआ है, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 इफ द इंटरेस्ट पेएबल एक्सीड 10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ग्रॉस अप अमाउंट करने वाला, जैसे उसमें लॉटरी के लिए 100/70 करना है और डिबेंचर दिया हुआ है या फिर और कोई सिक्योरिटी है और उसके साथ नेट रिसीव टीडीएस टैक्स फ्री, वो 4 वर्ड दे रखे हैं, तो फिर हमको 100/90 से करना था तो उसमें एक बॉन्ड भी था। लेकिन बाकी सब के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बॉन्ड के केस में 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और वो 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड होगा तभी ग्रॉसअप करना है। 10,000 से कम है तो ग्रॉसअप नहीं करना। ये सिर्फ बॉन्ड का केस है, बाकी डिबेंचर और जब सिक्योरिटीज उस पर लिमिट नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स रिलेटेड टू गिफ्ट्स। गिफ्ट्स जो भी मिलते हैं उसका टैक्स का क्या क्राइटेरिया है। तो गिफ्ट्स रिसीव्ड अप टू ₹50,000 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन अ ईयर, मतलब कि कोई भी जो एसएससी हैं उनको उनका जो एक साल में टोटल अमाउंट है गिफ्ट का अगर 50,000 तक का है तो एग्जेम्प्ट, लेकिन 50,000 से भी 50,000 से 1,000 भी ज़्यादा हुआ, जैसे 51,000 हो गया तो फिर अब पूरा 51,000 टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर 50,000 से कम है या 50,000 तक है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। इफ़ अमाउंट ऑफ गिफ्ट एक्सीड ₹50,000 इंटायर अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज टैक्सेबल। 50,000 से कम तो एग्जेम्प्ट, 50,000 से ज़्यादा तो इंटायर अमाउंट यानी पूरा अमाउंट गिफ्ट का टैक्सेबल। हालांकि कुछ लोग से ये, जैसे कि कोई बाहर के लोग हैं उनसे जैसे दोस्त हुए या एम्प्लॉय हुए कहीं और से जो गिफ्ट मिले उसके लिए है ये रूल, लेकिन कुछ गिफ्ट जो होते हैं कुछ पर्सन से मिलने वाले एग्जेम्प्ट होते हैं। लिखा है ना, गिफ्ट फ्रॉम फॉलोइंग पर्सन विल बी एग्जेम्प्ट। उसमें सबसे पहले एक गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, अगर रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिल रहा है वो कितने भी अमाउंट का हो वो एग्जेम्प्ट होता है। रिलेटिव कौन है तो पेज नंबर 343 पे उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। रिलेटिव मीन्स इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव से मतलब है स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो एसएससी हैं उनके वाइफ या हस्बैंड, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो भी स्पाउस है वाइफ या हस्बैंड उनके जो ब्रदर सिस्टर से गिफ्ट मिला है, ब्रदर या सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर या सिस्टर से कोई गिफ्ट मिल रहा है, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल,
स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन 2 and 6, मतलब 2 और 6 में, ये 2 जो है ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, उनकी वाइफ से भी अगर कोई गिफ्ट मिला है तो वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। उसका सेकंड पॉइंट है ओकेजन ऑफ मैरिज। मैरिज के ओकेजन में कितने का भी गिफ्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होगा। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ प्रेयर, अगर किसी के डेथ के प्रेयर में कोई गिफ्ट मतलब कोई भी दिया गया है सामान, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिट कर लिया है अपने माँ बाप का, कोई ज़मीन हुआ या कुछ भी इनहेरिट कर लिया, या विल में मतलब किसी वसीयत से हुआ है, तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, किसी भी लोकल अथॉरिटी से मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा गिफ्ट। फिर फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड और इस्टेब्लिश्ड सोलली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, कोई एक ट्रस्ट बनाया गया है जो कि इंडिविजुअल जो एसएससी हैं उनके रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए ही वो ट्रस्ट बनाया गया और वहाँ से कोई गिफ्ट मिला है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इफ़ लोन इज़ टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ डिडक्टेबल रिगार्डिंग डिविडेंड इनकम। अगर कोई लोन लिया गया है शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लेस होगा, लेकिन सिर्फ डिविडेंड इनकम के रिगार्डिंग, मतलब अगर डिविडेंड इनकम मिला है तभी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो डिडक्टेबल होगा। डिविडेंड क्या होता है? कोई भी इंसेंटिव जो एक फर्म अपने शेयर होल्डर को देती है, मतलब कि यहाँ पे जो भी शेयर, जैसे मैंने कोई शेयर खरीद लिया है किसी फर्म का, उस फर्म ने मुझे कोई इंसेंटिव दिया कैश में या ऐसे, तो फिर उस केस में हाँ, और हमने लोन भी ले रखा था उस शेयर्स के लिए, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसमें डिडक्टेबल होता है। तो उसका एक रूल है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेबल, या तो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो लिख देंगे और डिविडेंड इनकम जो मिला होगा हमको उसका 20%, इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से आप लेस कर दोगे। या तो आप वहीं डिविडेंड इनकम में से भी लेस कर सकते हो, या फिर पहले पूरा हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। वहाँ पे इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वो डिडक्ट होगा। अब वो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोला गया है डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी 2500 रुपीज़, मतलब एक टी कंपनी में इन्होंने जरूर शेयर्स खरीदे होंगे तो वहाँ से इनको डिविडेंड मिला है 2500 रुपीज़। और नीचे यहाँ मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन टू परचेज शेयर्स इन अ टी कंपनी ₹800। तो शेयर्स को ख़रीदने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो है, मतलब कि जो लोन लिया गया था शेयर को परचेज करने के लिए उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन है 800 रुपीज़। तो अब जो रूल हमने पढ़ा है उसके मदद से इसको सॉल्व करेंगे। रूल ये कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है और या फिर 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, इन दोनों में से जो भी कम होगा वही सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे है 800 रुपीज़, तो 800 रुपीज़ पहले आप लिख लोगे, और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम तो 2500 का 20%, तो ये आ जाएगा 2500 का 20%, ये आ गया 500 रुपीज़। तो अब इन दोनों में से जो भी लेस है वही सब्ट्रैक्ट होगा, तो यानी कि 500 रुपीज़। तो जैसे ये पहले पूरा आप लिखे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कैलकुलेट कर लिए वो आ गया, उसके बाद वहाँ पे आप लिख दोगे लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपीज़। सम डिडक्शंस विच आर अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कुछ और भी डिडक्शन हैं जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अलाउड है, यानी कि लेस होंगे। पहला देखते हैं, इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर विथ और विदाउट बिल्डिंग विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग शैल बी अलाउड। अगर किसी भी मशीनरी प्लांट या फर्नीचर को किराए पे देने से बिल्डिंग के साथ या बिल्डिंग के बिना और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ रहा होगा तो फिर उसके रिलेटेड, मतलब कि जो फर्नीचर प्लांट मशीनरी या उसको लेट आउट करने से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो लेस होंगे। मतलब ये पहले ऐड हो जाएगा, जो भी इनकम फ्रॉम जैसे लेट आउट मशीनरी हो गया 700 रुपीज़, और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो वो लेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस कौन कौन किस तरीके के हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग
करंट रिपेयर्स, अगर रिपेयर से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है तो पहले पूरा इनकम जो लेट आउट से आया है मशीनरी के वो ऐड कर देंगे और एक्सपेंडिचर लेस कर देंगे। कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रिगार्डिंग प्लांट मशीनरी और फर्नीचर तो वो भी लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन है उस बिल्डिंग पे, मशीनरी प्लांट या फर्नीचर पे जो कि फर्नीचर प्लांट मशीनरी के साथ रेंट पे दी गई है, तो फिर उसका डेप्रिसिएशन भी लेस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एनी सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन टू अ बैंक और एनी अदर पर्सन फॉर पर्पज ऑफ रियलाइजिंग सच इनकम ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी इज डिडक्टेबल। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो हमने पढ़ा है, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से रिलेटेड कोई भी खर्चे जो होंगे वो लेस होंगे। जैसे कि कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लेना था, अब उस पर हमने बैंक कमीशन पे किया 1% अपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को रियलाइज़ करने के लिए, तो जो भी कमीशन पे किया होगा, जो भी खर्च हुआ होगा इससे रिलेटेड वो लेस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, इन केस ऑफ सबलेटिंग ऑफ हाउस द रिपेयर चार्जेस एटसेट्रा रिगार्डिंग सबलेट पोर्शन आर डिडक्टेबल। लेट आउट हाउस जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है, लेकिन सबलेट हुआ है मतलब जो किराएदार है उसने किसी और को दिया है वही पोर्शन रेंट पे, तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी रिपेयर चार्जेस या और कुछ होता है खर्चा तो वो लेस हो जाएगा। सम अमाउंट्स आर नॉट डिडक्टेबल, मतलब कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो कि लेस नहीं होते हैं। उसमें से है एक, expenses related to collection of dividend and income from lottery will not be deductible। तो हमको ध्यान रखना है, अगर डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए कोई भी खर्च किया गया है तो वो लेस नहीं होगा। सिक्योरिटीज़ जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हैं उसको अगर कैलकुलेट करने के उसको कलेक्ट करने के लिए कोई खर्चे हैं वो तो आता है, वो तो लेस होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, लेकिन डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए कोई भी खर्च हुआ है तो वो लेस नहीं होगा। और वही अगर लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स इन सब के भी इनकम को लेने के लिए कोई भी खर्च किया गया है तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि पेड बैंक कमीशन एट द रेट 1% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड। डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए बैंक कमीशन पे किया गया 1%, लेकिन डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए कोई भी खर्च हुआ हो वो लेस नहीं होगा। वही सेम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल उन सब के भी खर्चे नहीं आएंगे, यानी कि लेस नहीं होंगे। और भी कुछ अमाउंट है जो कि डिडक्टेबल नहीं होते हैं, ये पेज नंबर 352 पे दिया हुआ है। एनी पर्सनल एक्सपेंस ऑफ एसएससी, एसएससी का जो पर्सनल एक्सपेंस है वो भी नहीं लेस होगा। एनी इंटरेस्ट इज चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया एंड हैज़ बीन पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स और विदाउट पेइंग टैक्स देयर ऑन। कोई भी इंटरेस्ट अगर इनकम टैक्स एक्ट में चार्ज तो किया गया है लेकिन वो पे किया गया है इंडिया के बाहर और बिना डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स के पेमेंट के, तो कोई भी जो आउटसाइड इंडिया पेबल आउटसाइड इंडिया है और इंटरेस्ट तो वो भी नहीं डिडक्ट होगा, नहीं लेस होगा। उसके बाद कोई एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स से रिलेटेड कोई भी सम पे किया तो वो भी लेस नहीं होगा। और वैसे ही दिया हुआ है ये तो अभी हमने जो पढ़ा कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल इन सब से रिलेटेड कोई भी खर्चे हैं तो वो नहीं आएंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है, however this prohibition will not apply in respect of income of an SSC being the owner of horses maintained by him for running in horse races from the ability of owning and maintaining such horses। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी नेचर डिडक्टेबल नहीं होगा इससे रिलेटेड खर्चे, मतलब इनकम तो ऐड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकिन लेस नहीं होगा कोई भी एक्सपेंसेस। लेकिन ये जो हॉर्स रेस है इस पे एक केस में एग्जेम्पशन है, वो ये है कि अगर कोई एसएससी जिसका हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो अगर हॉर्स का ओनर है और उस हॉर्स को वो मेंटेनेंस पे खर्चा दे रहा है क्योंकि उस हॉर्स को उसको हॉर्स रेस में दौड़वाना है और उस हॉर्स के ओन करने का और मेंटेन करने का जो भी खर्चा होगा तो वो फिर लेस होगा। अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि हॉर्स रेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस तो वो लेस नहीं होगा, लेकिन ये बताया गया कि एसएससी हैं, वो हॉर्स के ओनर भी हैं और उसको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे हो रहे हैं तब लेस होगा, बाकी ऐसे इन सब पे लेस नहीं होता है। एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिलेशन टू एग्जेम्प्टेड इनकम इज़ नॉट डिडक्टेबल, कोई भी इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है उससे रिलेटेड कोई भी खर्च नहीं डिडक्ट होगा।